हाय गाइस। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि आईकेएस में केमिस्ट्री कितनी डेवलप्ड ब्रांच थी, केमिस्ट्री इस ब्रांच के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे और इसमें कौन से जो इन्वेंशंस है वो हो चुके हैं और इन लोगों का केमिस्ट्री में देखने का जो अप्रोच है वो कैसे था। ओके। तो पिछले बार हमने ड्रामेटिक्स की बात की थी जो आर्टिस्टिक ब्रांच से रिलेटेड है। तो इस लेक्चर में हम ये केमिस्ट्री क्या होती है, जिसको अल केमिस्ट्री ऐसा भी रेफर किया गया है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सो दिस particular branch of science, that is chemistry, is closely associated with metallurgy, okay, and also with medical science. So these are the two supplementary branches of this particular branch. ये जो सारी केमिस्ट्री है कि इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या थे और कैसे हमारे जो आचार्य लोग थे इनका केमिस्ट्री में देखने का अप्रोच रहा है, ये सारी बातें सबसे अच्छी तरह से एक बुक में लिखी गई है जिसका नाम है हिंदू केमिस्ट्री। सो ये बुक लिखी गई है हिंदू केमिस्ट्री जो नेट पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं अगर आपको एल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो। सो हिंदू केमिस्ट्री में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय जो राइटर थे, इन्होंने इस केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। कौन से बुक में, कौन से ग्रंथ में क्या दिया है, किस मेटल के बारे में या किस केमिकल के बारे में बताया गया है, तो किस प्रोसीजर्स, केमिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में दिखाई देगी। ओके। तो इन्होंने लोगों के सामने ये सारी बातें रखी हैं इस बुक में हिंदू केमिस्ट्री में। तो दिस इज ऑफ कोर्स एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो मिनरल्स, प्लांट्स के ग्रेन्स, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके प्रोडक्शन। ओके। सो ये जो केमिस्ट्री है ये प्रोडक्शन से डील करती है by the use of natural things, organic things like mineral, जैसे मैंने बताया मिनरल्स, प्लांट्स और ग्रेन्स। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। प्लांट के जूसेस केमिकल प्रोसीजर्स में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। तो बहुत सारे मेटल्स का प्रोडक्शन, उनका कन्वर्जन। ओके। सो मेटलर्जी में मेटल प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है और उसके साथ में मेटल कन्वर्जन भी इन्वॉल्व है। ओके। सो ये दोनों अप्रोचेस हमारे यहाँ के केमिस्ट्री में इंक्लूडेड हैं। और इन द टर्म ऑफ मेडिकल साइंस ऑल्सो, औषधियों का निर्माण, ओके, मेडिसिन्स का निर्माण, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम मेडिकल साइंस का एक वीडियो देखेंगे तब भी हम देखेंगे कि कुछ जो डिसीजेस हैं वो कैसे ट्रीट की जाती है। वो डाइट में अगर आप चेंज करोगे तो वो डिसीज़ क्योर होगा। कुछ जो डिसीजेस है वो लाइफस्टाइल में अगर आप चेंज करोगे तो क्योर होगा। पर जो डिसीज़ इन सारी फेजेस के पार गया है तो उसके लिए मेडिसिन्स का यूज़ करने को बोला गया है, राइट। तो वो जो मेडिसिन्स है वो कैसे तैयार करें, उसमें क्या अप्रोच होना चाहिए, तो वो भी सारी बातें इस केमिस्ट्री में आती हैं। तो ये जो सारे अप्रोचेस हैं वो हम चेक करेंगे। इसके अलावा और एक बात है कि परफ्यूम्स, ओके। सो परफ्यूम्स का भी एक्सट्रैक्शन, उनका कन्वर्जन, उनका इन्हांसमेंट, ये सारी बातें हमारे यहाँ के केमिस्ट्री में आती है। पिगमेंट्स एंड डाइज जो है, ओके। सो पिगमेंट्स, डाइज, इनका भी निर्माण हमारे केमिस्ट्री में आता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, ओके। सो वो भी सारी जो चीज़ें हैं वो केमिस्ट्री में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, in the terms of preservation of the things, okay, so
प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस है जिनको केमिकल्स का अगर लेयर दे सके, ओके, जैसे मेटल्स है, तो मेटल्स को ऐसे तरह से कंपोज करो या ऐसा प्लेटिंग करो उस पे, तो वो अच्छी तरह से प्रिजर्व हो सके। तो ये प्रिजर्वेशन का भी जो अप्रोच रहा है वो हमारे केमिस्ट्री में रहा है। तो और एक बात है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में ऐसा रिपोर्टेड है कि हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं तो वो अच्छे से प्रिजर्व हो, इसलिए उनके लिए क्या किया जाता है, कुछ फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है, और इन सारी फेजेस पे केमिस्ट्री का रोल हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। तो आगे जाते हैं हम। संस्कृत में या इंडियन लैंग्वेजेस में इसको बोलते हैं रसायन शास्त्र, राइट। तो रसायन शास्त्र एग्जैक्टली है क्या? तो इसमें जो रस वर्ड आता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रस, राइट। सो रस इज नॉट मीन्स, इसका जो मीनिंग है वो यहाँ पे जूस ऐसा नहीं है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, हमने वहाँ पे रस की अलग थियोरी देखी थी, राइट। सो दैट वाज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, राइट। सो दैट वाज डिफरेंट पार्ट, बट एज पर एज IKS chemistry is concerned, रस is nothing but your mercury, right? सो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे हमारे केमिस्ट्री में हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें, तो कार्बन इज सेंट्रल एलिमेंट, राइट। सो our all that particular branch revolves around carbon, right? So ऐसे अगर आपको समझना है ये कंसेप्ट, तो हमारे यहाँ पे रसायन शास्त्र जिसे बोला जाता है ना, तो इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ पे, राइट। तो उसका ही एक कोटेशन यहाँ पे है कि अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, आयु, दैट मीन्स अच्छी लाइफ चाहिए, आरोग्य, अच्छी हेल्थ चाहिए, ओके, आपका जो कुछ भी डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपको अच्छा चाहिए, आपकी जो कुछ भी इंटेलिजेंस लेवल है ये आपको मेंटेन करनी है, आपको स्ट्रेंथ चाहिए बॉडी में, आपको बहुत अच्छा वाला फिजिकल अपीयरेंस चाहिए, आपका जो कुछ भी यूथ और रिलेटेड थिंग्स है, ओके, जो आपका एज है, एज फैक्टर, एजिंग आपको अगर कम करना है, तो ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रसोपासना करनी पड़ेगी। मीन्स यू नीड टू लर्न द साइंस ऑफ मर्क्यूरी प्रोसेसिंग, ओके, यू नीड टू लर्न हाउ मर्क्यूरी बिहेव्स, ओके, यू नीड टू डील विथ दिस पर्टिकुलर मर्क्यूरी। सो ये सारी जो चीजें हैं ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मर्क्यूरी इन इंडियन केमिस्ट्री, ओके। सो हमारा सारा केमिस्ट्री मर्क्यूरी के अराउंड ही रिवॉल्व करता है। तो हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है केमिस्ट्री में। तो नागार्जुन का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, इसने रसरत्नाकर, कक्षपुट तंत्र, आरोग्य मंजरी, योगसार, योगाष्टक, ये सारे ग्रंथ लिखे हैं। उनमें से रसरत्नाकर ये इंडियन केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ऐसा माना जाता है, राइट। तो इसमें बहुत सारे जो हमारे प्रिंसिपल मेटल्स है, तो इनका प्रोसेसिंग दिया है, अलग अलग उसके प्रोसीजर्स दिए हैं, ओके। तो ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। फिर एक आता है दैट इज योग सार, ओके, योगाष्टक। तो इसमें प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट है वो अलग है, पर इसमें भी उसका जो केमिस्ट्री रिलेटेड अप्रोच है वो रिफ्लेक्ट होता है। फिर रसरत्न समुच्चय, ऐसे वाग्भट का जो ग्रंथ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वाग्भट का जो बेसिक ग्रंथ है दैट इज अष्टांग हृदय, विच इज रिलेटेड टू मेडिसिनल साइंस। उसके बारे में भी हम कुछ अगले वीडियो में देखेंगे। पर
मेडिकल साइंस में केमिस्ट्री का कैसे यूज़ होना चाहिए, ये सारी बातें रसरत्न समुच्चय में हमें समझ में आती है। फिर रसायन इज ऑल्सो कंसिडर एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ इन द लिस्ट ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड बुक्स इन IKS। तो इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो है उनका क्लासिफिकेशन, उनका लेवल, इनके बारे में बातें की गई हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाकी के जो ग्रंथ है, रस प्रकाश सुधाकर, रसेंद्र चिंतामणि, रसेंद्र चूड़ामणि, ये जो सारे ग्रंथ हैं ये भी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद या सर्च करने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए इसमें, तो आपको अगर रेफरेंस चाहिए, आपको प्रिंसिपल स्टडी करना है, बेसिक स्टडी करना है, तो आप इनमें से किसी भी बुक का टेक्सचुअल रेफरेंस ले सकते हो। ओके, रसरत्नाकर या रसायन इज वेरी गुड स्टार्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इन IKS। यस, सो दिस इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, राइट। हम भी हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री में केमिकल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, राइट। तो इन्होंने भी रस लिया है। ओके, तो यहाँ पे रस का मीनिंग जो है वो सिंपली हम लोग लेंगे कि एज केमिकल। ओके, मर्क्यूरी वाला जो मीनिंग है वो पर्टिकुलरली वो वाला अप्रोच रस रत्नाकर में एक्सेप्ट किया है, राइट। तो यहाँ पे हम रस का जो मीनिंग है वो इन जनरल केमिकल ऐसा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे किया है, राइट। सो देखिए, महारस, उपरस, सामान्य रस, रत्न, धातु, विष, क्षार, आम्ल, लवण एंड लौह भस्म। ओके, सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। तो महारस जो है, तो महारस नथिंग बट इट इज द मेन एलिमेंट्स। ओके, महारस जो है वो आपके इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जो इस ब्रांच में कंसिडर किए जाएंगे वो है। ओके, तो ये जो महारस है उसमें क्या आता है, उसमें मर्क्यूरी, माइका, फ्लोरोस्पार, जैसे वैक्रांत बोला गया है। ओके, पायराइट्स, क्यूप्रिक सल्फाइड, तो विमल ऐसा एक एलिमेंट है। तो वो क्या है, वो क्यूप्रिक सल्फाइड ऑफ आयरन होता है। ओके, तो ब्लैक बिटमिन, देन कॉपर सल्फेट, ये सारी जो चीज़ें हैं महारस में आती है। फिर उपरस जो है वो इसके सप्लीमेंट्री होते हैं, राइट। तो इसमें सोविरंजन, दैट मीन्स स्टबेनाइट, एंटीमनी, लीड सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड, ऐसे सेकेंडरी एलिमेंट्स जो है वो उपरस में आते हैं। ओके, फिर सामान्य रस भी होते हैं कि जो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, राइट। तो उसमें गिरी सिंदूर, दैट इज मोनोट्राइडाइट, ये सारी चीज़ें आती है। इसके बारे में हम देखेंगे। ये गिरी सिंदूर जो है वो बनाने का विधि हमारे यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो अगर आपको स्पेसिफिकली देखना है तो महारस जो है उसमें अभ्र, वैक्रांत, देन भाषिक, विमला, शीला, जतु, सास्यक, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। ओके, तो अभ्र जो है, अभ्र, अभ्र किसे बोलते हैं, अभ्र मीन्स माइका। ओके, देन इन्होंने बोला है कि वैक्रांत, जिसका नाम मैंने अभी लिया था, सो वैक्रांत इज नथिंग बट फ्लोरोस्पार। ओके, सो इसको वैक्रांत बोलते हैं। तो ऐसे ये सारे महारस होते हैं। उपरस में अगर आप देखेंगे, ये जो उपरस है इसमें प्रिंसिपल उपरस आता है, दैट इज सल्फर, गंधक। ओके, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। देन गैरिक, गैरिक जो है ये नाम इसको दिया गया है रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन या हीमोटाइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उपरस में आते हैं। सो टोटल महारस जो है वो 8 है, 8 इन नंबर, राइट। सो महारस जो है इनका काउंट आता है 8, उपरस जो है इनका भी काउंट आता है 8। ओके, और जो सामान्य रस है उनका काउंट आता है 9। ओके, तो ये बेसिक जो एलिमेंट्स हैं ये इनमें डिवाइडेड है। इसके अलावा विष और रत्न, धातु, ये भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। सो रत्न में अगर आप देखेंगे तो रत्न में रूबी, पर्ल, कोरल, एमराल्ड, ओके, टोपाज, डायमंड, सफायर, जिरकॉन, कैट्साय, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये रत्न में आते हैं। ओके, सो रूबी मीन्स माणिक्य,
पर्ल मीन्स मुक्ता, कोरल मीन्स मूंग, इमराल मीन्स पन्ना जिसे बोलते हैं, पुष्कराज मीन्स या पुखराज मीन्स टोपाज, डायमंड मीन्स हीरा, नीलम मीन्स सफायर, गोमेद मतलब झरकन, वैदूर्य मतलब कैट्स आई। ये सारे जो है वो रत्न है, राइट। फिर उपरत्न भी है, तो ये यहाँ पे मेन क्लासिफिकेशन में नहीं है, पर उपरत्न भी होते हैं, सनस्टोन, मून स्टोन, लेपाइस लाउजली, रॉक क्रिस्टल, ओके। तो सर्पेंटाइन, सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम, एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है दुग्ध पाषाण जिसको बोलते हैं, जिसको मैग्नीशियम सिलिकेट बोला गया है, सॉफ्ट स्टोन होता है, तो वो है। एम्बर है, तृणकांत नाम से जो नाम जाना जाता है। तो ये जो सारे हैं ये रत्न और उपरत्न कैटेगरी में आते हैं, राइट। सो धातु है, उनके उपधातु भी है। सो ये हम सीरियसली देखते हैं कि धातु कैटेगरी में, मेटल कैटेगरी में क्या क्या आता है। सो इसमें गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड एंड सिल्वर तो मेन है ही, कॉपर आता है, ठीक है। फिर आयन है, उसके बाद टिन आता है, टिन जिसको वंग बोला गया है, वंग मतलब टिन। देन लीड आता है, लीड को नाग बोला गया है, ठीक है। फिर जाइन है, जिसको बोला गया है व्यशद। देन ब्रास, दैट मीन्स पीतल, ओके। एंड कांस्य, दैट मीन्स ब्रॉन्ज, और उसके अपीयरेंस से उसको वाइट कॉपर भी बोलते हैं। एंड एक और है, दैट मीन्स वो भी ब्रॉन्ज ही है पर अलग प्रॉपर्टी वाला, जिसे वर्त लोह बोलते हैं। सो ये मेन धातु जो है, मतलब मेटल्स जो है वो इसमें कंसिडर किए गए हैं, ओके। सो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विष भी है, विष मीन्स दे आर बेसिकली टॉक्सिन्स, ओके, बट they are further classified into toxic and non-toxic elements. So आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उनका जो टॉक्सिन है वो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और उसका यूज कर सकते हो आपके मेडिसिन में। तो उसकी एक बहुत बड़ी जो लिस्ट है वो इन लोगों ने दी है, ओके। तो एक्कॉटिनम के सारे जो डेरिवेटिव्स है वो यहाँ पे आए हैं। तो विष और उपविष इस कैटेगरी से इनको जाना जाता है। इनमें से एक आपका जो पहचान का है वो आपको बताती हूँ, दैट इज ओपियम, राइट। तो ओपियम भी उपविष कैटेगरी में आता है, ओपियम, क्रटॉन, धतूरा, ओके। सो ये जो सारे हैं ये उपविष है, और विष में जो है वो बहुत बड़ी एक 27 एलिमेंट्स की लिस्ट आती है। तो इनका आपका काम क्या है कि उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो कंट्रोल करना और उसका आपके मेडिसिन में यूज करना। फिर क्षार जिसे बोलते हैं, सॉल्ट ग्रुप, तो वो भी इसमें क्या क्या आता है क्षार में। तो इसमें लवण आता है, दैट इज अपना नॉर्मल टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। देन रॉक सॉल्ट आता है इसमें। देन ऐसा सॉल्ट के जो डायरेक्टली आपको सी से आप ले सकते हो वो आता है, जिसको सामुद्र लवण बोलते हैं। देन अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, देन मिस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम आयोडीन, ये सारी चीज़ें जो है वो सॉल्ट ग्रुप में आती हैं, ठीक है। फिर आम्ल, दैट मीन एसिड, ओके। तो एसिड भी यहाँ पे आता है। कुछ कुछ क्लासिफिकेशन में ये जो लवण है ना, ये डिफरेंटली इन लोगों ने क्लासिफाई किया है कि अपने जो नॉर्मल सोडियम क्लोराइड के डेरिवेटिव्स है वो इसमें आएंगे लवण में, और बाकी के जो सॉल्ट्स है वो क्षार में आएंगे, ओके। सो आम्ल जो है वो भी यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आम्ल में क्या क्या आएगा। तो वो भी चीज़ है। बेसिकली क्षार और लवण जो है इसमें क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है कि बाकी के जो एलिमेंट्स है उनके जो सॉल्ट्स है ये सारे क्षार में आएंगे, और लवण में जो हमने अभी नाम लिए ना वो सारे लवण में आएंगे। लाइक क्षार में मिक्सचर ऑफ पोटेशियम सॉल्ट्स आ सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो हम जिसको सर्जी का क्षार बोला गया है। देन बोरैक्स आता है, अमोनियम क्लोराइड आता है जिसको नवसागर बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्षार में आएंगी, ओके। तो इसके अलावा आम्ल ये कैटेगरी है। आम्ल का मतलब होता है एसिड, ओके। तो
इसका भी वर्णन इसमें आता है। द्रावक अम्ल दैट इज सॉल्वेंट एसिड, और सर्वद्रावक अम्ल दैट इज ऑल डिसॉल्विंग एसिड, मीन्स एनीथिंग कैन बी डिसॉल्व। सो दीज कैटेगरीज आर देयर इन केस ऑफ आम्ल। एंड लौह भस्म दैट इज आयन का ये कंपोजिशन होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको केमिकल्स माना गया है। दीज आर दी बेसिक केमिकल्स इन द लिस्ट ऑफ केमिस्ट्री इन आईकेएस। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन जो है ये यहाँ पे माना गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको, हमने अभी अभी जिसका नाम लिया, वाग्भट के रसरत्न समुच्चय में मिलेगा। ओके, रसरत्न समुच्चय में आपको ये क्लासिफिकेशन जो है अभी जो हमने लिखा है वो मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज टेकन फ्रॉम रसरत्न समुच्चय। तो आगे बात करते हैं केमिकल एपरेटस की। जैसे हम अभी ग्लासवेयर्स यूज करते हैं राइट अपने केमिकल लैब्स में, वैसे यहाँ पे इन लोगों ने अर्दन मटेरियल यूज किया है। और ये बेसिक 12 केमिकल एपरेटस जो है वो सारे स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू मेटल प्रोसेसिंग, सो ये यूज किए जाते हैं। सो इनके नाम भी नीचे लिखे हैं, देखिए। तो देखते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आपको यह स्वेदनी यंत्र दिखाई दे रहा है राइट, उसका पिक्चर देखिए आप। तो आपके यहाँ पे एक सर्च कर सकते हो आप नेट पे, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ओके, सो मैं आपको लिख के देती हूँ, वो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। ये जो वेबसाइट है ना, ये आप रेफर कर सकते हो उसके लिए। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो अपरेटस यहाँ पे ड्राइंग दिखाई दे रहा है ना, तो उन्होंने इसके प्रोटोटाइप्स बनाए हैं राइट। और पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो आप रेफर कर सकते हो और देख सकते हो कि एक्चुअली वर्क कैसे होता होगा राइट। तो जो स्वेदनी यंत्र है, तो इट वॉज यूज फॉर कंटिन्यूअस स्लो हीटिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। सो आपको अगर कंटिन्यू हीटिंग चाहिए, यूनिफॉर्म हीटिंग चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये स्वेदनी यंत्र क्या यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है कि एक पॉट लेना पड़ता है बॉइलिंग वाटर का, एंड उसका माउथ कवर करना पड़ता है विद द पीस ऑफ क्लोथ, एंड द सब्सटेंस टू बी स्टीम्ड that should be placed on it, and a second pot is arranged in an inverted position over the rim of the first. Okay, so this is the apparatus of this svedini yantra. Then is a very important apparatus for the convergence of metals, that is पातन यंत्र. ओके, सो इसमें तिर्यक पातन यंत्र भी होता है, देखो यहाँ पे ये तिर्यक पातन भी है। सो बिकॉज ऑफ दिस स्लांटिंग पोजिशन और इसका जो ऐसा apparatus है ना, इसलिए इसको तिर्यक, तिर्यक मीन्स तिरछा, ओके, डायगोनल। सो इस तरह से इसको बिकॉज ऑफ दिस रीजन उसको तिर्यक पातन बोला गया है, इसको पातन बोला गया है। तो पातन यंत्र जो है वो सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन के लिए यूज करते हैं, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन राइट। सो इसमें क्या करना है, प्रोसीजर क्या हो सकती है इसकी, कि 2 वेसल्स लेने हैं और वो ऐसे एडजस्ट करने हैं सो दैट द नेक ऑफ द वन फिट्स इनटू दैट ऑफ द अदर। ओके, जैसे हमारा डिस्टिलेशन यूनिट होता है, एंड द जंक्शन ऑफ द नेक इज ल्यूटेड विथ अ कंपोजिशन मेड अप ऑफ लाइन, रॉ शुगर, रस्ट ऑफ आयरन और बफेलोज मिल्क। ओके, सो जो जंक्शन आएगा तो वो ल्यूट करना पड़ता है राइट। सो दिस इज द apparatus ऑफ पातन यंत्र। सो हम सारे नहीं लेंगे, पर जो कुछ भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद अधोपातन यंत्र भी आता है, ठीक है। सो वो भी आपको सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन के लिए यूज करना है, दैट वाज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पातन यंत्र राइट। तो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर एक कोष्ठी यंत्र आता है, देखिए यहाँ पे कोष्ठी यंत्र, वेरी इंटरेस्टिंग apparatus। तो ये एक्सट्रैक्ट मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं आपको। ओके, कोष्ठी यंत्र वाज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मिनरल्स। ओके, तो इसकी भी प्रोसीजर कैसे बनाना है, ये इसकी भी प्रोसीजर इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी, ठीक है, आप रेफर कर सकते हो ये वेबसाइट। देन दोला यंत्र, दोल यंत्र,
जिसको बोला जाता है। सो इट वाज मेनली यूज्ड फॉर कॉजिंग द केमिकल्स टू परस्पायर बाय एक्सपोजिंग देम टू मेडिकेटेड स्टीम। तो इनमें क्या करते हैं कि मेटल को मेडिकेटेड स्टीम देते हैं, ठीक है, मेटल को या केमिकल को, कौन से भी केमिकल को। तो प्रोसेस्ड स्टीम देने के लिए ये दोल यंत्र जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। फिर एक धूप यंत्र भी आता है, देखिए यहाँ पे धूप यंत्र, तो सिमिलर है, दोल यंत्र से सिमिलर apparatus है। एंड इट इज यूज टू फ्यूमिगेट द apparatus। फ्यूमिगेट करना, उसका नाम ही धूप है, राइट। सो फ्यूमिगेट करना है किसको, मेटल को, तो इसके लिए ये धूप यंत्र जो है वो यूज किया जाता है। देन इसकी भी डायग्राम आपको मिलेगी। देन खल होता है, ठीक है। खल मतलब क्या, अगर आपको किसे कूटना है, मतलब जिसका पाउडर बनाना है, तो इसके लिए तब तक खल या खल यंत्र यूज किया जाता है। एंड इट इज स्पेशली यूज फॉर स्लो हीटिंग ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। सो वो इसका पिक्चर यहाँ पे नहीं है, ओके। तो खल यंत्र उसके लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे यूज किए हैं। एक तिर्यक पातन यंत्र के बारे में हमने बात की। सो इट इज यूज्ड फॉर स्पेशली यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये जो तिर्यक पातन यंत्र है, इसको यहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पे वाटरिंग करते हैं इसको। तो इस पे वाटर पोर किया जाता है। जब हम अगर आपको मर्क्यूरी की प्रोसीजर मिली, राइट, तो मर्क्यूरी क्या होता है, इस मर्क्यूरी फॉल्स इनटू द वाटर इन द सेकंड वेसल। जो सेकंड वेसल है ना, तो उसके वाटर में मर्क्यूरी फॉल होता है एंड कोल्ड वाटर इज पोर्ड कॉन्स्टेंटली ऑन द सेकंड वेसल टू गेट सब्लिमेटेड मर्क्यूरी। तो अगर आपको सब्लिमेटेड मर्क्यूरी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, ये वाटर पोर करना पड़ता है, ओके। सो सारे जो मर्क्यूरिकल प्रोसीजर है, मतलब प्रोसीजर्स रिलेटेड टू मर्क्यूरी, ये जो है वो अगर आपको करने हैं तो वो इस अपरेटस में करते हैं, ओके। तो ऐसे बहुत सारे जो अपरेटस है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, इनके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है, ठीक है। तो ये सारा अगर आपको इन डिटेल देखना है, अगर आप चाहते हैं कि ये सारा कैसे बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वेबसाइट को रेफर कर सकते हो। तो सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, कांस्टेंट हीटिंग, ओके, कन्वर्जन, ये जो सारी चीजें हैं, इनके लिए ये सारा मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट अपरेटस के बारे में बात करेंगे और फिर आगे के पॉइंट पे जाएंगे, दैट इज कच्छप यंत्रम, ओके। सो कच्छप यंत्रम, कच्छप का मतलब होता है कछुआ, ओके। सो ये जो कछुए जैसा दिखने वाला यंत्र है, इसका यूज क्या है। सो बेसिकली दिस इज एन आयन वेसल, ओके। अंदर एक आयन वेसल होती है, दैट इज प्लेस्ड इन अ कैविटी and it is filled with water. Then another vessel is taken and is placed into this water with a small crucible containing mercurical products, okay. So इस तरह से ये apparatus बनाया जाता है और इसको बोलते हैं कच्छप यंत्र, ओके। सो अंदर आयन वेसल है और उसमें मर्क्यूरी का जो कुछ भी फेज चल रहा है आपके प्रोसेस में, उस फेज का मर्क्यूरी लिया जाता है और फिर उसका आगे का प्रोसीजर होता है। सो जैसे कछुआ अपने ऑर्गन्स अंदर खींचता है, उसकी कैविटी होती है मतलब पूरा का पूरा, और अंदर उसके ऑर्गन्स होते हैं, वैसे अंदर आयन वेसल में ये मर्क्यूरी प्लेस किया जाता है। ये बेसिक आइडिया है, इसलिए इसको कच्छप यंत्र बोला गया है। तो हमने देखा कि मर्क्यूरी का प्रोसेसिंग हमारे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रहा है पहले से, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि मर्क्यूरी में 8 टाइप्स के इम्प्योरिटीज होते हैं, राइट। अलग अलग इम्प्योरिटीज से वो कंसर्न होता है, और अगर ऐसा इम्प्योर्ड मर्क्यूरी जो है ये अगर एक्सपोज में आया या कंज्यूम किया गया तो इट इज इक्वल टू टॉक्सिन। मर्क्यूरी इज वेरी टॉक्सिक। पर अगर ये 8 टाइप के इम्प्योरिटीज जो आते हैं, इनको अगर आप प्रोसेसेस से रिमूव कर सकते हो या बेनिफिशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, देन दिस मर्क्यूरी इज लाइक अमृत, ओके। ये मर्क्यूरी वो हर एक इफेक्ट देगा जो आपको डिजायर्ड है, वो आपको चाहिए, ओके। सो
मर्क्यूरी जो है वो प्रोसेसिंग के बाद इन 3 स्टेप्स में आपको दिखाई देता है। मारित पारा, मूर्छित पारा या बद्ध पारा, पारद बोलते हैं एक्चुअली, पारद। ओके, सो जैसे मारित है, ओके, मारित मीन्स व्हाट, कि उसका सारा प्रोसेसिंग हो चुका है और उसका किलिंग हुआ है, उसमें उसमें जो कुछ भी अनडिजायर्ड एलिमेंट्स है, इम्प्योरिटीज है, या उसका बिहेवियर जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उन सारे हार्मफुल चीजों का किलिंग हो चुका है, इसलिए उसको मारित पारद बोलते हैं। देन मूर्छित, मूर्छित मीन्स दैट mercury is actually ineffective, okay, inactive, so this is nothing but inactive mercury। पर ये इनएक्टिव है, फिर भी बॉडी के लिए कैसे होता है, बेनिफिशियल होता है। सो दिस फॉर्म इज नोन एज मूर्छित। एंड एक फॉर्म है बद्ध, उसको बाकी के एलिमेंट्स के साथ, मतलब कुछ प्लांट जूसेस होते हैं और कुछ पाउडर्स होते हैं, बाकी के मेटल्स होते हैं, इनके साथ क्या क्या किया जाता है, उसको बद्ध किया जाता है, मतलब दिस इज नोन एज एसोसिएटेड। ओके, सो दिस इज एसोसिएटेड। मारित को आप बोल सकते हो अटीन्यूएटेड। ओके, ई रह गया, अटीन्यूएटेड। सो दिस इज नोन एज अटीन्यूएटेड मर्क्यूरी। अटीन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं, राइट, जैसे वायरल वैक्सीन्स होते हैं कि उसमें जो कुछ भी वायरल पार्टिकल्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको डेट किया जाता है, और सिर्फ उनको बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करने के लिए यूज करते हैं, राइट, उसको एटीन्यूएटेड बोलते हैं। वैसे ही ये पारद होता है कि उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या किया जाता है, वो इतना कम किया जाता है, मतलब नियर अबाउट निग्लिजिबल, और वो बॉडी के लिए क्या बनता है, हेल्पफुल बनता है। सो एटीन्यूएटेड, इनएक्टिव एंड एसोसिएटेड, ये 3 फॉर्म्स में मर्क्यूरी आपको बाद में मिलता है। सो मर्क्यूरी के बहुत प्रोसेसिंग्स है, अगर आप रस रत्नाकर बुक खोल के देखोगे ना, तो बड़ी इंडेक्स आपको मिलेगी जिसमें 16-17 टाइप के प्रोसेसिंग है मर्क्यूरी के, राइट। उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोसेस हमने ली है जो एक्चुअली रस रत्नाकर की नहीं है, पर रस रत्नाकर में कोट की गई है। ओके, सो वो बोलते हैं, सिंपल प्रोसेस इसलिए लिए हैं कि मर्क्यूरी को मिक्स करो एलोवेरा जूस के साथ, राइट। हमारे केमिस्ट्री का अप्रोच क्या रहा है कि मेटल प्रोसेसिंग करनी है आपको, तो प्लांट जूसेस, ग्रेन्स, ओके, नेचुरल एलिमेंट्स का यूज करो। तो जैसे यहाँ पे मर्क्यूरी का एलोवेरा जूस के साथ मिक्सचर किया गया है और टर्मरिक पाउडर के साथ उसको मिक्स किया गया है। ओके, सो इसको बोलते हैं, ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं मर्दन। ओके, सो मिक्स दैट मर्क्यूरी विथ दिस थिंग्स फॉर कंप्लीट 1 डे। ओके, ड्यूरेशन भी देते हैं वो लोग, एक दिन उसको पूरा का पूरा इसमें घोलो, ठीक है। और उसके बाद हमने जो ऊपर पातन यंत्र देखा, राइट, सब्लिमेशन या डिस्टिलेशन का एपरेटस, तो उसमें मर्क्यूरी का डिस्टिलेशन करो। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रोसेस फॉर मर्क्यूरी प्यूरिफिकेशन, आई वुड से। ओके, तो बाकी के भी बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं जो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको समझनी है यहाँ पे, और आपको दिखाई देगी जब आप रस रत्नाकर खोलोगे, कि मर्क्यूरी के प्रोसेसिंग के लिए एक एलिमेंट का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, दैट इज गंधक। ओके, या जिसको बोलेंगे हम सल्फर, बहुत यूज है इसका, राइट। तो मरकरी को एसोसिएट करने में, मरकरी को मारित करने के लिए, मतलब अटीन्यूएट करने के लिए सल्फर का यूज करते हैं, राइट। तो सल्फर से एसोसिएटेड आपको रस रत्नाकर में बहुत प्रोसीजर्स मिलेंगी। तो अब मेटल्स की बात चल रही है, तो कुछ मेटल्स के बारे में जो हमारे इसमें हमारे बुक्स में या हमें जो फिजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, तो क्या है वो, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि लेट अस टॉक अबाउट ब्रॉन्ज, जिसको जस्ता बोलते हैं। ओके, सो ये जो जस्ता है, ये हमारे यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। डिस्टिलेशन
कैसे करते हैं इसके बारे में हमें हमारे ग्रंथों में मेंशंस मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे। और फिजिकल एविडेंसेस की अगर बात करें तो राजस्थान का जबर एरिया है, ओके, वहाँ पे बिफोर क्रिस्ट 4th सेंचुरी में इसके निर्माण के अवशेष मिले हैं, ओके। सो वी हैव फाउंड सम एविडेंसेस अबाउट ब्रॉन्ज, ओके। सो ऐसा बोला जाता है कि 10% अगर ब्रॉन्ज आप यूज करते हो तो आपका जो पीतल होता है, राइट, आपका जो ब्रास होता है वो सोने की तरह चमकने लगता है, राइट। तो जबर में जो पीतल की जो चीजें मिली है उसका जब केमिकल कंपोजिशन चेक किया गया तो उसमें ये अपना जो ब्रॉन्ज है उसका कंपोजिशन 34% से भी ज्यादा है, ओके। और अगर हम अभी के देखें तो इन नॉर्मल कंडीशंस पीतल में 28% से जो ब्रॉन्ज है वो यूज किया नहीं जाता है, ओके। यू कैन चेक द फैक्ट्स एंड यू कैन सी दिस थिंग इन डिफरेंट अप्रोच ऑल्सो। पर जबर में जो मिला है उसका 34% से भी ज्यादा ब्रॉन्ज कंटेंट हमें मिलाया है। तो ये ब्रॉन्ज जो है उसको अगर आपको मेल्ट करना है, इसका मेल्टिंग करना है, पिघलाना है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि अगर नॉर्मल प्रेशर आप प्रोवाइड करते हो तो ये 913 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है, ओके। 913 डिग्री सेल्सियस पे ये जो जस्ता है ये बॉईल होने लगता है, ओके। तो अगर आपको ऑक्साइड करना है जस्ते का, ओके, ऑक्साइड फॉर्म में या हम बोले प्योर फॉर्म में इसको आपको लाना है तो टेम्परेचर कितना नेसेसरी है उसके लिए 1200 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है इस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर आप अचीव तो कर सकते हो पर ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो जस्ता है उसका ऑक्साइड बनाने के लिए जो आपका रॉ जस्ता है उसको क्या किया जाता है, उसको भूंजा जाया जाता है, ओके। और फिर उसका जो कोयला बनेगा, राइट, और सॉल्ट उसमें मिक्स किया जाता है और ये हमारे जो अर्दन पॉट्स है उसमें उसको क्या किया जाता है तो हीट किया जाता है, ओके। और जो हीट है वो 1200 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन की जाती है, ओके। तो फिर वो क्या बन जाता है, वेपर। पर हमारे यहाँ पे एक टेक्निक डेवलप की इन लोगों ने, उसको नाम दिया इन्होंने विपरीत आसवनी, विपरीत आसवनी, ये टेक्निक इन लोगों ने डेवलप की। एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक इसके जो रेफरेंसेस है ये हमें एक्सकवेशंस में भी मिले हैं। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में जस्ते को जो ऑक्साइड है, तो जस्ते को ऑक्साइड भरे जो पॉट्स है उसको उल्टा रख कर गर्म किया जाता था, ओके। और जैसे ही ये जस्ता वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ठीक उसके नीचे रखे ठंडे जगह पे पहुंचकर मेटल फॉर्म में आ जाता है और इस प्रकार आपको क्या मिलता है, प्योर ब्रॉन्ज, ओके। सो ये सारी जो प्रोसेस है और ये हमारे यहाँ पे बहुत डेवलप्ड फॉर्म में थी। सो इस प्रकार आपको ब्रॉन्ज जो है वो प्योर फॉर्म में मिलता था। एंड ये जो रसरत्न समुच्चय है, ओके, तो इसमें 13वीं सदी का ग्रंथ है ये, तो इसमें आपको ये मिला है 1735 तक ऐसा माना जाता था कि ये जो जस्ता है ये एलिमेंटल फॉर्म में सेपरेटली आपको मिल नहीं सकता। सो यूरोप में सबसे पहले विलियम चैंपियन जो था उसने ये जस्ता प्राप्त करने की विधि, एक ब्रिस्टल प्रोसीजर नाम से उसने रिपोर्ट की। पर रसरत्न समुच्चय में ये जो ब्रॉन्ज बनाने की विधि है वो उसके भी पहले है, राइट। सो हमें कंपेयर नहीं करना है यहाँ पे, पर ये जो सारा प्रोसीजर है वो इफेक्टिव तरीके से हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा गया है। फिर आते हैं आयन के बारे में, हमारे यहाँ पे क्या मिलता है वो देखते हैं। ये जो आयन है ये बहुत ज्यादा इंडियन आयन जो है
तो वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है रहा है, और इसका जो प्रोसेसिंग है तो वो भी इन टर्म्स ऑफ वेपनरी, वेपन्स बनाने के लिए, और इंडियन आयन वेपन्स जो है वो हमेशा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे फेमस रहे हैं। तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनंत रमन थे, तो इन्होंने इंडियन प्रोसीजर जो थी आयन बनाने की, तो वो पूरी बताई है कि ये जो रॉ आयन है उसको लकड़ी के साथ और कार्बन को मिट्टी के मतलब अर्दन के ग्लासेस में 1535 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके धीरे धीरे फॉर 24 आवर्स ठंडा करते हैं, और जो अ, अच्छा कार्बन युक्त जो कुछ भी आयन है वो आपको मिलता है। और इस आयन से जो कुछ भी वेपन्स बने हैं वो रेशम जो होता है, सिल्क जो होता है उसको भी सफाई से काट देते हैं। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे बताया। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो यूरोप से इंडिया आए, उन लोगों ने अ, भारत के जो आयन है, आयन के फैक्ट्रीज है या आयन के वेपन है, उसके बारे में अपने रिपोर्ट्स में बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। एक धर्मपाल जो है, प्रोफेसर धर्मपाल जी, उनका बुक है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी। ये बुक भी आपको रेफर करना चाहिए। धर्मपाल जी के बारे में हम आगे के मॉड्यूल में देखने वाले हैं। तो इन्होंने पहले बुक का नाम रिपीट करते हैं, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी। तो इन्होंने यूरोपीय लोगों ने जो एडवांस्ड आयन का रेफरेंस दिया है, इसके बारे में इन्होंने इस बुक में मेंशन किया है। तो डॉक्टर बेंजामिन हायन, जिन्होंने ईस्ट इंडिया रिपोर्ट भेजी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को रिपोर्ट भेजी थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो उस टाइम का जो मद्रास एरिया था, मद्रास प्रांत, वहां पे एक नाम का रामनाथ पेट नाम का एक गांव है। तो वहां पे क्या है, खदानें हैं बहुत सारी, और वहां पे 40 आयन माइंस है, और उसकी जो कीमत है उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि उसकी जब ये जो भट्टियां थी तो उसका प्रोसीजरल होने के बाद आयन की कीमत इंडिया में क्या थी। तो उस टाइम के अनुसार इसकी कीमत 2 रुपए पर मन ऐसी आती थी। तो कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे रिपोर्ट जो है जिसमें फर्नेसेस का जो मेंशन किया गया है, या मेजरमेंट्स का है, जो कुछ भी कॉस्टिंग है, तो ये उसका कि ये जो फर्नेसेस है उसका ब्लो कैसे होता है, उसका नोजल कैसा होता है, इस तरह के बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको ऐसे दिखेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए हैं, राइट। तो जेम्स फ्रैंकलिन जो है वो देता है, वो बोलता है कि भारत का जो आयन है वो श्रेष्ठ लेवल का है, बहुत अच्छे लेवल का है, और जो स्वीडन के लोहे को भी मात देता है, जिसका लोहा तब यूरोप में सब सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। ओके, सो इस तरह से उन्होंने दी थी रिपोर्ट सारी। और ऐसा भी बोला था, तीसरा रिपोर्ट जो है वो कैप्टन जे कैम्बेल का था 1842 में। तो वो बोलता है कि इंग्लैंड का जो लोहा है, कितना भी अच्छा लोहा हो, वो भारत के घटिया लोहे को भी टक्कर नहीं दे सकता। तो 90,000 उन्होंने उसने ऐसा रिपोर्ट किया है कि 90,000 लोगों का ह्यूमन पावर, मैन पावर है, ऐसी भट्टी, ऐसी इंडस्ट्री का उसने वहां पे रिपोर्ट किया गया था। ओके, सो इस तरह से अपने यहाँ पे ये लोहे का काम बहुत अच्छी तरह से चलता था। तो फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगा के ये स्वदेशी जो निर्माण है लोहे का ये बंद करवाया। और अब हमारे पास ये टेक्निक नहीं रही, और अभी के पीरियड में सिर्फ झारखंड के कुछ लोग हैं वो ये तकनीक जानते हैं, बाकी के लोग जानते भी नहीं है कि इस लोहे को इंडियन वे से कैसे बनाना है। तो फिर से आते हैं हिस्ट्री के यहाँ पे कि कुतुब मीनार जो है, वहां पे जो आयन पिलर है वो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा वंडर है, राइट। तो
1600 ईयर्स प्लस इतना इसका पीरियड जाता है। सारे हमारे सीजन्स में ये खड़ा है, इसको ये रस्ट नहीं होता, राइट? तो इसका केमिकल कंपोजिशन के बारे में बहुत सारा स्टडी हो गया है और लोग अभी भी इसमें ही है, वंडर में ही है कि ये कैसा हो गया है, ठीक है? सो 1961 में इसका केमिकल कंपोजिशन का स्टडी किया गया, तो ये प्योर आयरन से बना है। सो सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, ये प्योर आयरन से बनाया है। इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है? तो ऐसा माना जाता है कि आयरन का कुछ बनाना है तो कार्बन कंटेंट उसमें जोड़ना पड़ता है, पर इसमें कार्बन कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात कि इसमें कुछ भी आपको लोहा एक दूसरे को जोड़ा गया है, ऐसे मार्किंग्स नहीं दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा लोहा है, ठीक है? तो गर्म लोहा कैसे जोड़ा जाता है, ये टेक्निक अभी भी हमको अच्छी तरह से पता नहीं है। माना जाता है कि 120 कारागिर हैं, उन्होंने 15 दिनों के मेहनत के बाद इस स्तंभ का निर्माण किया है। तो ये टेक्निक हमें जोड़ जो है, मतलब लोहा जोड़ने का, ये जो जोड़ होता है वो कहीं भी इस लोहे पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है? तो इसमें फास्फोरस का कंटेंट ज़्यादा है और सल्फर और मैंगनीज का कम है। तो स्लग का जितना मात्रा ज़्यादा होता है, उतना ये रस्टलेसनेस की टेक्निक बढ़ा देता है, मतलब रस्ट लगने की जो प्रोसीजर है, उसको वो कम कर देता है। सो इस तरह से अ, ये जो लोहे का स्तंभ है, आयरन पिलर जो है अपना, ये दिल्ली में अभी भी खड़ा है अच्छी तरीके से। तो इतनी आयरन की जो प्रोसेसिंग है हमारे देश में, ये इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से डेवलप्ड थी। अब जिनको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर, इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ए डेल्मर नाम के स्कॉलर हुए हैं, ए डेल्मर। तो अपने पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ प्रीशियस मेटल 1902 न्यूयॉर्क में, वो बताते हैं कि सिंधु नदी जो है उसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो प्लेस है, उसमें दो आइलैंड्स है जिनका नाम है क्राइस एंड अगायर। ओके, क्राइस, अगर स्पेलिंग चाहिए आपको तो क्राइस और अगायर, तो पॉसिबल है ये उन लोगों ने दिए हुए नाम है। तो वहाँ पे सोने और चांदी के कण है जो मिट्टी से मिलते हैं। ओके, इसके अलावा ऋग्वेद जैसे एंशियंट टेक्स्ट में भी सरस्वती और सिंधु को हिरण्यवर्तनी बोला गया है। हिरण्यवर्तनी ऐसा नाम है उनका, हिरण्यवर्तनी। सरस्वती नदी तो अभी नहीं है, राइट? पर हिरण्यवर्तनी ऐसी नदी जो सोना फ्लो करती है, जिसमें सोना है, राइट? सो ऐसा मेंशन आता है। फिर अगर आप देखेंगे तो रामायण, महाभारत, भागवत, रघुवंश, कुमार संभव, इन ग्रंथों में भी सोने और चांदी का मेंशन आता है। सोने का भस्म बना के उसका औषधि उपयोग करने की जो ट्रेडिशन है, वो कितने सालों से भारत में प्रचलित है। ओके, तो सिर्फ सोने का नहीं, तो सोना, कॉपर, लीड, इसका जो यूज है उसके बारे में अथर्ववेद, रसतरंगिणी, रसायन सार, शुक्र नीति, अश्वलायन गृह सूत्र, मनुस्मृति, इन सारे ग्रंथों में इसके बारे में आता है कि इनका भस्म कैसे बनाया जाए। सो बहुत सारे धातुओं को भस्म में कन्वर्ट करने की प्रोसीजर, भस्म मीन्स पाउडर। ओके, सो उनको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका यूज करने की प्रोसीजर इन ग्रंथों में लिखी गई है। कि इससे पता चलता है कि ये जो मेटलर्जी थी, ये भारत में बहुत प्राचीन पीरियड से डेवलप्ड थी और इसका यूज कैसे करना चाहिए, ये हमारे यहाँ पे था। इसके अलावा और एक बात बताएंगे जो गोल्ड और सिल्वर से नहीं है रिलेटेड, पर मेटल मिरर, इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है मेटल मिरर। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी केरल के पत्तनम तिट्टा, ये जो जिला है उसमें एक आरनमुड़ा नाम का गांव है, वहां पे गए तो उन्होंने देखा कि वहां के परिवारों के हाथ में धातुओं के दर्पण हैं और धातुओं के दर्पण बनाने की टेक्निक वो जानते हैं। सो हाथ से बनाया हुआ मेटल का मिरर जब उन्होंने दिखाया अपने फ्रेंड्स को,
तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये मशीन से नहीं बनाया है, हाथ से बनाया है। और ऐसे मेटल मिरर्स भारत से एक्सपोर्ट होते थे। तो ये ट्रेडिशनल आर्ट्स का एग्जाम्पल है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का ये एग्जाम्पल है कि हाथ से मेटल मिरर बनाने की टेक्निक, किसी भी मशीनरी का यूज ना करते हुए। ये जो गांव है ना, केरल के पट्टनमथिट्टा, उस जिले में आरनमुड़ा नाम का गांव है। तो उसमें वहाँ के जो लोग हैं, ये वो लोग ये ट्रेडिशन जानते हैं, वो ट्रेडिशन के लोग हैं और ये टेक्निक जानते हैं कि ये मेटल मिरर जो है वो कैसे बनाना है। अब थोड़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे विद्युत शास्त्र नाम से ये बोला गया है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन रहा है, दैट इज अगस्त्य कुंभ का, अगस्त्य कुंभ। ये इसका जो डिस्क्रिप्शन आता है अगस्त्य संहिता में, ये वोल्टा सेल से मिलता है और इसका निर्माण भी किया गया था हमारे यहाँ पे। और उसका जो प्रोसीजर है वो कुछ ऐसा था कि एक अर्दन पॉट लें, इसमें कॉपर शीट डालें, फिर कॉपर सल्फेट डालें, बीच में वेट सॉ डस्ट डालें, जिसको लकड़ी का भूसा बोलते हैं, ऊपर मर्क्यूरी का और जिंक का लेयर दें। और जब इसमें आप वायर्स जो तार होती है वो लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इसका ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये करके देखा है लोगों ने। तो इसमें 1.38 वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की गई है, और ऐसा डिजिटल मल्टीमीटर पे जो उन्होंने मेजर किया। और करंट जो था, शॉर्ट सर्किट करंट, वो 23 मिली एम्पियर्स का था। 23 मिली एम्पियर्स का करंट भी जनरेट हुआ है, तो ऐसा रिपोर्टेड है। और ये जो सारा प्रोसीजर है वो अगस्त्य संहिता से लिया गया है। तो इसका यूज क्या किया जाए, इस तरीके से भी अगस्त्य संहिता में कुछ रेफरेंसेस आते हैं। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, डिपेंडिंग अपॉन द जनरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव क्लासिफाइड दैट इनटू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, लाइक तड़ित, तड़ित बोलते हैं कभी, ठीक है, कभी बोला जाता है सौदामिनी, कभी बोला गया है कभी बोला गया है विद्युत, कभी वो है शतकुंभी, देन कभी है रुधिनी, कभी अश्विनी। ऐसे नाम है इलेक्ट्रिसिटी को, जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो किससे ओरिजिनेट हुई है, तो उसका सोर्स क्या है, इस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन किया है कि अगर सिल्क क्लोथ से उसके फ्रिक्शन से बनी है तो उसको तड़ित बोलते हैं। रत्नों के फ्रिक्शन से हुए हैं तो सौदामिनी बोलते हैं। विद्युत जो है वो तो जो अपने क्लाउड से, उनके फ्रिक्शन से बनी है। शतकुंभी, जो अगस्त्य कुंभ अभी हमने देखा, तो ऐसे अगर हम 100 कुंभ बनाए तो उनसे जो जनरेट होगी वो शतकुंभी। रिद्धिनी मतलब इसको ऐसे बोलते कि ये शायद से पोटेंशियल इलेक्ट्रिसिटी है। अश्विनी मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। सो इस इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी किया जा सकता है, ऐसा मेंशनिंग अगस्त्य संहिता में आया है। तो बैटरी का यूज करके तांबा या सोना या चांदी का आप पॉलिश कर सकते हो मेटल्स को, तो ऐसे कर सकते हो। तो ऐसा प्रोसीजर, मतलब सिमिलर टू दिस प्रोसीजर वी कैन गेट इन अगस्त्य संहिता। तो इसका एक टर्मिनोलॉजी भी आता है, गोल्ड प्लेटिंग जो है, गोल्ड प्लेटिंग या सिल्वर प्लेटिंग, इसको एक टर्मिनोलॉजी है, उसको बोला जाता है सत्कृति। ओके, सत्कृति बोला गया है। तो अगर आयन का कुछ आपके पास पॉट है, तो इसमें अगर आप क्या कर सकते हो, आप में उस अम्ल एसिड वो, और उसका एक सॉल्यूशन बनाते हो,
तो सोना या चांदी का जो नाइट्रेट है वो ताम्र को, कॉपर को सोने या चांदी से कवर कर लेता है, और ये जो गोल्ड प्लेटेड कॉपर है ना उसको शात कुंभ या कृत्रिम सोना कहा जाता है। तो ऐसे कुछ प्रोसीजर्स, ये हमने बहुत बेसिक फॉर्म में लिए, पर ऐसे कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको इन बुक्स में दिखाई देंगे जिनका हमने अभी अभी नाम लिया है। सो दीज आर दी different formats where we can get chemical knowledge mentioned in our texts. इसमें हमने अभी पिगमेंटेशन डाइज बनाने की जो टेक्निक है वो नहीं ली है, ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर वो सारा डिस्टिलेशन सब्लिमेशन प्रोसीजर्स में आ जाता है। तो अगर आप में से किसी को इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, आपको देखना है कि हम ग्रीन अप्रोच से केमिकल का प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, मेटल का प्रोसेसिंग हम ग्रीन अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे प्लांट्स के जूसेस का यूज़ या नेचुरल सिंथेटिक मटेरियल को अवॉइड करके नेचुरल जो केमिकल्स, नेचुरल एलिमेंट जो आपको मिलते हैं उनका यूज़ करके मेटल प्रोसेसिंग की बात की गई है, राइट। तो इसमें अगर कुछ आप इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर ये जो सारे ग्रंथ है जिनका नाम हमने थ्रू आउट द वीडियो लिया है, तो उसको आप रेफर कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो और इस ब्रांच में आगे जा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ब्रांच है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू मेटलर्जी बहुत ज़्यादा रिसर्च अपने कंट्री में इस सब्जेक्ट पे लेके चल रहा है। तो you can find some scientific articles based upon this subject, and if you have interest in this, surely you can study this in detail. Okay, so let us stop here and देखते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ब्रांच लेके हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। So let's stop here, see you all in the next video. Thank you.